Red FM presents the audio film project season 2 with director Vikram Bhatt. इसे आंखें बंद करके देखो only on Red FM. उस नकलची की चेतावनी सुनने के बाद साइको सिंह के चेहरे पर खौफ की लकीरें अपनी छाप छोड़ गई थी। फोन तो कट गया था मगर तब भी साइको सिंह की नजरें फोन पर ही गड़ी थी। उसे इस तरह देखकर आदर्श ने कहा, क्या हुआ? क्या बोला वो आदमी? किसे मारने वाला है? बताइए। आदर्श की ये बात सुनकर साइको सिंह की आंखें भीग गई। वो बताता भी तो कैसे, मगर आदर्श के चेहरे पर सजे इंतजार को देखकर वो चुप नहीं रह पाया और भरे हुए गले के साथ बोला, उसे शिकायत तो मुझसे है मगर वो जानता है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। अब वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, कैसे भी करके तुम्हें चोट पहुंचाएगा। ये सुनकर आदर्श कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की लाली अब उतरने लगी थी। वो दांतों को पीसते हुए बोला, आने दो उसे, इन्हीं हाथों से गला दबाकर उसकी कहानी वहीं खत्म कर दूंगा मैं। इस पर साइको सिंह ने चीखते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, वो आदमी अपने होश में नहीं है। वो तुम्हें चोट पहुंचाने से पहले तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को तुमसे छीनेगा। ये सुनकर आदर्श जैसे झम सा गया। उसने मुड़कर राज की तरफ देखा। राज की आंखों में भी आदर्श के लिए चिंता और खौफ के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। कुछ सोचते हुए आदर्श के मुंह से बस यही निकला, रश्मि। आदर्श भागता हुआ जेल के बाहर आया और उसने तुरंत रश्मि को फोन लगाया। रिंग तो लगातार जा रही थी मगर रश्मि उसका फोन नहीं उठा रही थी। एक बात तो ये थी कि वो आदर्श से नाराज थी, मगर कहीं कोई और कारण तो नहीं जिसकी वजह से वो फोन उठा नहीं पा रही थी। नहीं, आदर्श ने खुद को संभाला और तभी कुछ सोचते हुए उसने रश्मि की मां को फोन लगा दिया। फोन की घंटी बजे जा रही थी और उसी के साथ आदर्श पल पल मर रहा था। उसे वो चंद पलों का फासला सदियों जैसा लग रहा था कि तभी रश्मि की मां ने फोन उठा लिया। आदर्श ने सीधे हड़बड़ाते हुए कहा, मम्मी जी, रश्मि कहाँ है? इस पर रश्मि की मां ने कहा, क्यों, क्या काम है मेरी बेटी से? इस पर आदर्श ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखिए वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं मेरी पत्नी भी है। प्लीज मेरी बात करवा दीजिए उससे एक बार बस। इस पर रश्मि की मां ने कहा, तुम्हारी पत्नी है ना वो, मगर तुमने तो पति वाला कोई काम नहीं किया बेटे। जिस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त तो तुम वहां थे ही नहीं। यह सुनकर आदर्श का गला भर आया। बात कड़वी थी मगर सच थी। उसने भरे हुए गले के साथ कहा, मैं मानता हूं मम्मी जी, मैं मानता हूं कि उसे मेरी जरूरत थी और मैं तो इस पर कोई सफाई देने के लायक भी नहीं हूं, पर हाँ बस प्लीज मेरी बात रश्मि से करवा दीजिए, प्लीज, मैं वादा करता हूं। इसके आगे आदर्श कुछ कह पाता उससे पहले फोन कट गया। आदर्श ने यह देखकर एक बार फिर रश्मि की मां को फोन लगाने की कोशिश की मगर कोई फोन नहीं उठा रहा था। आदर्श पूरी तरह टूट चुका था। वो बस चाहता था कि कैसे भी रश्मि उसके सामने आ जाए। नम आंखें लिए आदर्श पलटा ही था कि उसने देखा राज उसके पीछे ही खड़ा था। राज को अचानक देखकर आदर्श ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे जाना होगा सर, मैं जब तक खुद रश्मि को देख ना लूं मुझे चैन नहीं आएगा। ये सुनकर राज ने कहा, यू शुड गो, उसे जरूरत है तुम्हारी, गो। ये सुनकर आदर्श जाने को पलटा ही था कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने पलट कर कहा, सर आपको याद है जब हम उस मेंटल असाइलम में देवेश के बारे में इन्वेस्टिगेट करने गए थे? ये सुनकर राज ने हामी में सर हिला दिया। बात को पूरा करते हुए आदर्श ने कहा, उस रजिस्टर में जो फोटो हमें मिला था अगर किसी एक्सपर्ट से रिकंस्ट्रक्ट करवाएं तो शायद हमें पता चल सकता है कि आखिर 12 साल बाद देवेश कैसा दिखता होगा।
यह सुनकर राज को लगा कि आदर्श का आइडिया अच्छा था। उसने कहा, ठीक है, मैं किसी एक्सपर्ट को बुलवाता हूं और जैसे ही फोटो मिलता है मैं तुम्हें वो भेज देता हूं, ओके? यह सुनकर आदर्श वहां से निकल गया। कुछ ही देर में राज एक कंप्यूटर पर नजरें गड़ाए हुए बैठा था और उसके सामने एक मोटे से चश्मे को नाक पर टिकाए हुए एक लड़का कंप्यूटर पर उस फोटो को फोटोशॉप के जरिए रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था। राज ने उसे पूछा, और कितना वक्त जाएगा इस काम में? इस पर उस लड़के ने कहा, कुछ नहीं कह सकता सर, फोटो काफी पुराना है और काफी छोटा भी है सर, मगर वक्त तो लगेगा। अगर आपको इस आदमी का 12 साल बाद का चेहरा देखना है तो इंतजार तो करना पड़ेगा ना सर। वक्त बीत रहा था। इसी बीच जयपुर से थोड़ी दूरी पर बने एक छोटे से तालाब के पास रश्मि बैठी थी। ये तालाब हाईवे से काफी पास था। बहुत कुछ था जो उसके मन में चल रहा था। कहीं आदर्श का चेहरा था तो कहीं आने वाले बच्चे का ख्याल। बस यही चीजें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी कि तभी एक आवाज से उसका ध्यान टूट गया। वो आवाज थी, कितनी सुंदर जगह है ना ये। सुनकर रश्मि ने पलटकर देखा तो उसी के बेंच पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था। लंबी दाढ़ी, आंखों पर चश्मा और एक भीनी सी मुस्कान। शक्ल और कपड़े से तो वो आदमी किसी कॉलेज का प्रोफेसर मालूम पड़ता था। रश्मि ने भी यही सोचकर कहा, ठीक कह रहे हैं, जगह तो अच्छी है। ये कहते हुए रश्मि की आवाज में एक खालीपन था। बात को आगे बढ़ाते हुए उस बूढ़े से आदमी ने कहा, ये नज़ारा बेकार है अगर साथ में कोई देखने वाला ना हो, और ये तन्हाई मुझे तुम्हारी आवाज में साफ सुनाई दे रही है। ये सुनते ही रश्मि की आंखों के सामने आदर्श का चेहरा आ गया। उसने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, सच कह रहे हैं, मगर कभी कभी लोग आपके नज़रिए से देखना ही नहीं चाहते, या फिर उस सच्चाई के वजन तले उन्हें घुटन महसूस होती है। ये सुनकर उस आदमी ने एक तजुर्बे भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या करता है पति तुम्हारा? रश्मि कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, पुलिस में है, शायद इसलिए ये सब हो रहा। एक तरफ उसके केस हैं और दूसरी तरफ आने वाली जिंदगी का एक अहम हिस्सा, हमारा बच्चा। इस पर उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, ओह तो ये बात है। खैर, मैंने देखा है बच्चे के आ जाने के बाद बाप में बदलाव आता ही है। चिंता मत करो, वो भी सुधर जाएगा। ये सुनकर रश्मि के चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये मुस्कान झूठी नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बात करने वाला मिल जाए तो आदमी अपने दुख दर्द सब उसके सामने ही परोस देता है। इस वक्त आदर्श रश्मि के घर के बाहर खड़ा था। बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में, मगर फिलहाल वक्त सोचने का नहीं बल्कि कुछ कर गुजर जाने का था। एक गहरी सांस लेकर आदर्श दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने बेल बजाई और कुछ ही देर में रश्मि की मां ने आकर दरवाजा खोला। आदर्श ने उनके पीछे घर के अंदर झांकते हुए कहा, मम्मी जी, रश्मि कहाँ है? मुझे प्लीज एक बार उससे मिल लेने दीजिए, प्लीज। रश्मि की मां ने तपाक से कहा, अरे अभी थोड़ी देर पहले फोन पर ही तो बताया था मैंने कि वो हाथीगांव गई है। ये सुनकर आदर्श ने कहा, आपने मुझे कब बताया? मैंने जब फोन लगाया था तब आपने बिना बताए ही फोन काट दिया था। इस पर रश्मि की मां ने कहा, अभी कुछ देर पहले जब तुमने किसी और के नंबर से फोन किया था तब मैंने भी हार मानकर उसका एड्रेस दे दिया था। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? ये सुनकर तो जैसे आदर्श के पैरों में से जान ही चली गई। वो समझ चुका था कि जिसका फोन रश्मि की मां के पास आया था वो और कोई नहीं बल्कि देवेश ही था, और अब रश्मि की जान खतरे में थी। आदर्श ने डरते हुए राज को फोन किया।
और इसके पहले कि राज कुछ बोल पाता, आदर्श ने कहा, वो रश्मि के पीछे जा चुका है सर, आप फोर्स के साथ हाथी गांव आ जाइए प्लीज। राज ने कोई सवाल नहीं किया और कुछ ही पलों में राज पुलिस फोर्स के साथ हाईवे की तरफ निकल गया। उसके हाथ में देवेश का रिकंस्ट्रक्टेड किया फोटो था। दूसरी तरफ आदर्श भी फुल स्पीड में अपनी कार भगा रहा था। किसी भी हालत में वो रश्मि और उसके बच्चे को नहीं खो सकता था। शाम होने लगी थी और उस बूढ़े आदमी के साथ बैठे हुए रश्मि का भी मन हल्का होने लगा था, जैसे जिंदगी के तजुर्बे से भरा एक बक्सा मिल गया उसे। उस शाम की गर्माहट और रश्मि की मुस्कुराहट बिल्कुल एक सी लग रही थी कि तभी सूरज को डूबता हुआ देख रश्मि ने उस आदमी से कहा, जी अब मैं चलती हूँ, रात होने वाली है। इस पर उस आदमी ने खड़े होते हुए कहा, अरे कहाँ रहती हो बेटी तुम, मैं छोड़ देता हूँ। इस पर रश्मि ने सहज आवाज में कहा, अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं कैब बुक कर लेती हूँ ना। रश्मि ने अपना फोन निकाला ही था कि उसने देखा फोन पर नेटवर्क तो था ही नहीं। शहर से दूर इस इलाके में अक्सर ऐसा होता था। ये देखकर उस बूढ़े आदमी ने एक चिंता भरी आवाज में कहा, देखो तुम मेरी बेटी जैसी हो, अगर तुम्हें सही सलामत घर तक छोड़ दूं तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सुनकर रश्मि ने भी हामी में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है अंकल एंड थैंक यू सो मच। कुछ ही देर में रश्मि और वह बूढ़ा आदमी उसकी कार में बैठे थे। उस आदमी ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, वैसे तुम्हारे पति को परेशानी नहीं होगी? इस पर रश्मि ने कहा, परेशानी? वो कैसे? इस पर वो बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई एक आदमी के साथ तुम कार में अकेली जा रही हो, इससे तो परेशानी होगी ना। इस पर रश्मि ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है। रश्मि आगे कुछ कह पाती उसके पहले ही उसकी आंखें फटी के फटी रह गई और दिल की धड़कन एक झटके के साथ थम गई। उसने देखा कि गाड़ी चलाते हुए उस आदमी ने अपना चश्मा उतारा, अपनी लंबी सी दाढ़ी को खींचकर चेहरे से अलग कर दिया और देखते ही देखते वो 70 साल का आदमी एक 40 साल का देवेश बन गया, जो रश्मि को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। रश्मि ने घबराई हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम, कौन हो? इतना बोलना ही था कि तभी देवेश ने एक इंजेक्शन की सुई रश्मि की गर्दन में घुसाते हुए कहा, मैं वही हूँ जिससे तेरा पति पागलों की तरह ढूंढ रहा है, साइको सिंह का कॉपी, अब तक का सबसे खतरनाक सीरियल किलर। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 2 विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट। इसे सुनिए रेड एफएम इंडिया एंड सारे लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड एफएम बजाते रहो।